हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 10 लेके आए हैं सीटीएस और सीआईटीएस स्टूडेंट्स के लिए फॉर ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी एंड फैशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 121। A straight line drawn perpendicular from another line is known as। अन्य रेखा से लंबवत खींची गई सीधी रेखा डैश के नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस हैं स्क्वेयर्ड लाइन, कर्व्ड लाइन वक्र रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन आड़ी रेखा या बायस लाइन ढलान रेखा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए स्क्वेयर्ड लाइन। जब किसी एक लाइन सीधी हो और उसको ही हम स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर खींच दे तो उसको स्क्वेयर्ड लाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पॉइंटेड टूल इज यूज्ड फॉर पंचिंग होल्स ऑन पैटर्न डार्ट पॉइंट्स। पैटर्न डार्ट बिंदुओं पर छेद करने के लिए किस नोकीले औजार का प्रयोग किया जाता है। एल स्क्वायर, ऑल, सुआ, ट्रिमिंग सीजर ट्रिम करने वाली कैंची या नॉचेस। सो यहाँ पर जो पैटर्न डार्ट पॉइंट्स है उस पे सुए से मार्क्स लगाए जाते हैं, पंच किए जाते हैं। Question 123. The fabric between the edge of the fabric and the lines of stitching is called। कपड़े की किनारी और सिलाई लाइन के बीच का कपड़ा क्या कहलाता है। ऑप्शंस है क्लिप, नोशन, सीम अलाउंस या नन ऑफ दीज। तो दो कपड़े हैं, उन कपड़ों के जो बीच की एज होती है उसको क्या कहते हैं, कपड़े की सिलाई की, और जो किनारी होती है कपड़े की उसको, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीम अलाउंस। अगला क्वेश्चन 124। विच इज यूज्ड टू स्मूथ एंड एड इन ब्लॉकिंग मसलिन क्लोथ। मलमल के कपड़े के ब्लॉकिंग को चिकना और ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चारकोल आयरन बॉक्स का, स्टीम आयरन बॉक्स का, फोम फिनिशर्स का या डैम्प क्लोथ्स का। तो जो मलमल का कपड़ा होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए और ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं हम। इसका सही आंसर है हमारा बी स्टीम आयरन बॉक्स से उसको स्टीम करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 125। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ कार्य अध्ययन में शामिल है। इवैल्यूएशन की वर्क की स्टडी जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन वर्क, मानव कार्य का मूल्यांकन, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, मानव प्रयास का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, संयंत्र और उपकरणों का प्रभावी उपयोग, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो जब भी हम वर्क को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ह्यूमन के काम को भी इवैल्यूएट करना होता है, ह्यूमन ने कितने एफर्ट्स लगाए ये भी देखना होता है, किस इक्विपमेंट से किस जगह पे उसने सारा काम किया वो भी देखना होता है। तो इसका मतलब ये सभी हमारा सही उत्तर रहेगा। 126 क्वेश्चन भी बात करते हैं। व्हाट डज वर्क स्टडी एग्जामिन। जो ये वर्क स्टडी हमने ऊपर पढ़ा था वो एग्जामिन क्या करता है, मतलब कार्य अध्ययन किसकी जांच करता है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क की, कार्य की अवधि की, मेथड्स की मतलब तरीकों की, ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड मेथड बोथ, कार्य की अवधि और तरीके दोनों की, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो वर्क स्टडी क्या एग्जामिन करता है कि कितने ड्यूरेशन में हुआ और किस तरीके से हुआ, ठीक है, कि कोई भी काम कितने समय लगा उस काम को करने में और क्या उसका मेथड क्या था वो काम करने का, दोनों। अगला क्वेश्चन है 127। वर्क स्टडी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्य अध्ययन को निम्नलिखित में किस रूप में स्वीकृत किया जाता है। तो वर्क स्टडी को किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या है वो। मोशन स्टडी है वो, गति की अध्ययन है, टाइम की स्टडी है, समय का अध्ययन है, या मोशन स्टडी और टाइम स्टडी दोनों का अध्ययन है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या उत्तर होगा कि जो मोशन स्टडी है और टाइम की स्टडी है। अब जब भी हम वर्क के बारे में बात करेंगे तो हमें ये भी देखना होगा कि उसकी खुद की गति कितनी है और ये भी देखना पड़ेगा कि समय कितना लिया उसने।
तो दोनों चीज़ों को एक साथ अध्ययन किया जाता है। What does work measurement consist of? कार्य माप में क्या शामिल होता है? जब भी हम वर्क को मेजर करते हैं तो क्या क्या देखते हैं? रिड्यूस लेबर कॉस्ट, कम श्रम लागत, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बढ़ी हुई उत्पादकता, इम्प्रूव सुपरविजन, पर्यवेक्षण में सुधार, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वर्क को मेजर करना है कि अगर मान लो मैंने कोई भी काम किया है, एक प्रेजेंटेशन ही बनाई है, तो मैं क्या क्या देखूंगी कि प्रेजेंटेशन बनाने से मेरे को दोबारा उस चीज़ को पढ़ाना हो तो मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखा दूंगी, तो इसका मतलब मैंने लेबर रिड्यूस कर दी। प्रोडक्टिविटी कि वो ज़्यादा लोगों को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई। और सुपरविज़न, मेरा जो भी नज़रिया था किसी को भी समझाने के लिए या मैं उस पर जो काम कर सकती थी वो मैं पूरा एक ही बारी में प्रॉपर अपना टाइम लगा के उसको बना दिया, तो सुपरविज़न भी हो गया। सो इसका भी हमारा आंसर क्या है? डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 129th, विच इज द प्री प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ स्प्रेड इनटू गारमेंट पार्ट्स? परिधान भागों में स्प्रेड को अलग करने की पूर्व उत्पादन प्रक्रिया कौन सी है? जब भी हम स्प्रेड करते हैं तो उससे पहले सेपरेट करने के लिए हम क्या काम करते हैं? ए ऑप्शन है हमारा कटिंग, स्प्रेडिंग, बंडलिंग या टिकटिंग। तो किसी भी पैटर्न्स को, गारमेंट के पार्ट्स को स्प्रेड करने से पहले हम क्या करेंगे बताइए? उसकी कटिंग करेंगे, तभी तो हम उन पार्ट्स को कट हो जाएंगे, तभी तो फैब्रिक में से पार्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, विच प्रोसेस is used to transfer marking from pattern onto fabric? पैटर्न से कपड़े पर चिन्ह को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े के ऊपर, पैटर्न के ऊपर जो भी मार्क्स है, जो भी हमारा पैटर्न बना उसको अगर हमें कपड़े पे लेके आना है तो हम क्या करेंगे? नॉच लगाएंगे, ट्रेस करेंगे, पिन लगाएंगे या नन ऑफ दीज? उसके अंदर हम क्या करेंगे? अपना ट्रेसिंग करेंगे। 131st question, what does pre-shaped outline with one cutting edge are called? एक कटिंग किनारी सहित पूर्व आकारित आउटलाइन को क्या कहा जाता है? कि कोई भी एक तरफ से कटी हुई किनारी हो तो उसको क्या कहते हैं हम? नाइफ, चाकू, कटिंग डाइस, कटाई ठप्पा, स्टेपल, स्टेपलर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? कटिंग डाइस, जो एक तरफ से ऑलरेडी कटा हुआ होता है, एक एज उसका। 132 क्वेश्चन, रेफरेंस सैंपल इज नोन एज, रेफरेंस सैंपल को डैश के रूप में जाना जाता है? काउंटर सैंपल, प्रोटो सैंपल, रिवाइज्ड सैंपल या साइज सेट? तो हम जो रेफरेंस सेंटर होता है, रेफरेंस सेंटर पहली बात तो कि कौन सा सैंपल होता है हमारा? काउंटर सैंपल होता है जो जब हमने अपना, जब हम एक कंपनी है और हमें किसी ने एक पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया है, ठीक है, तो हम एक सैंपल बनाएंगे और उस सैंपल को उनके पास भेजेंगे। जिस सैंपल को हम उनके पास भेजेंगे उसको क्या बोलते हैं? काउंटर सैंपल, जिसको हम रेफरेंस सैंपल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्यूजिंग। फ्यूजिंग कॉमनली टेक प्लेस एट अराउंड, जो फ्यूजिंग आमतौर पर लगभग डैश पर होती है, ठीक है, 90 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 150 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये फ्यूजिंग होती क्या है। फ्यूजिंग का मतलब है कि थर्मल श्रिंकेज मतलब कि गर्मी की वजह से जो श्रिंकेज क्रिएट होती है वो हमारे अंदर की लाइनिंग या फ्यूजिंग पे ही क्रिएट होनी चाहिए। फ्यूजिंग ही श्रिंक करके हमारे कपड़े के साथ चिपकनी चाहिए, ना कि हमारे बाहर का कपड़ा। जब भी आप फ्यूजिंग अटैच करते हैं तो बाहर का कपड़ा तो नहीं श्रिंक करता ना, ठीक है। तो पहली बात तो ये 150 डिग्री के ऊपर होता है जो फ्यूजिंग का प्रोसेस हमारा रहता है, और काफ़ी सारे फैब्रिक के ऊपर थर्मल श्रिंकेज का इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 134, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूजिंग इक्विपमेंट इज, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला फ्यूजिंग उपकरण डैश होता है? स्टीम आयरन, ऑटोमेटिक हीटर, रोलर या हैंड आयरन? तो मेन हमारा उपकरण क्या होता है? स्टीम आयरन। हम एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपके साथ जिसमें हमने फ्यूजिंग के उपकरण, फ्यूजिंग किस तरह से की जाती है, कितने डिग्री पे होती है, और उस फ्यूजिंग के बारे में ही काफ़ी सारी बातें, मेथड ऑफ फ्यूजिंग जो अगला क्वेश्चन भी है, इन सब को हम अपनी उस वीडियो में जल्दी लेके आएंगे। सो क्वेश्चन है, विच फ्यूजिंग मेथड इज यूज्ड इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन? परिधान निर्माण में
किस फ्यूजिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है? रिवर्स फ्यूजिंग मेथड को यूज करते हैं, सैंडविच फ्यूजिंग मेथड, डबल फ्यूजिंग मेथड या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कि गारमेंट को जब बनाते हैं कई बार हम उसको रिवर्स फ्यूजिंग में यूज करते हैं, कई बार सैंडविच फ्यूजिंग में, कई बार डबल फ्यूजिंग में। तो इसका मतलब सभी की सभी हमारी इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम 136। Which operator can perform complex and critical operations like sleeve setting? कौन सा ऑपरेटर स्लीव सेटिंग जैसे जटिल और नाजुक कार्य को कर सकता है? अब इन्होंने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा पर्सन होता है, कैसा ऑपरेटर होता है जो ये इतने मुश्किल कार्य को भी कर सकता है? हाईली स्किल्ड अति कुशल, अनस्किल्ड अकुशल, स्किल्ड कुशल या सेमी स्किल्ड अर्ध कुशल। तो स्लीव को कौन कर सकता है? जो हाईली स्किल्ड पर्सन हो वो आराम से जो स्लीव सेटिंग होती है स्लीव को सेट कर सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। 137 क्वेश्चन। फिनिश्ड एज ऑफ वोवन मटेरियल इज नोन एज। जो फिनिश्ड एज होगा किसी भी वोवन मटेरियल का उसको क्या बोलेंगे? बुने हुए कपड़े का परिष्कृत किनारा डैश नाम से जाना जाता है। सेल्वेज, अलाउंस, ट्रू बायस या हार्नेस। सो इसमें हमारा क्या, जो किनारी होती है वोवन मटेरियल की, ठीक है, वोवन फैब्रिक की, उसको क्या बोलते हैं? फिनिश्ड, मेनली फिनिश्ड जो किनारी होती है तो वो उसको हम सेल्वेज बोलते हैं। 138 क्वेश्चन। अ स्लीव कट वाइड एट द आर्म होल एंड टैपरिंग टू द रिस्ट इज। आर्म होल पर चौड़ी और कलाई पर लंबा व पतला स्लीव कट क्या कहलाता है? डॉलमन स्लीव, पफ स्लीव, प्लेन स्लीव, ट्यूलिप स्लीव। तो इन स्लीव्स के ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको फोटोज दी रखी होंगी, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी स्लीव में क्या मेन अहम भूमिका रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी डॉलमन स्लीव है वो ऊपर से तो आर्म होल से तो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, ठीक है, वो सिर्फ आर्म होल तक नहीं रहती, वो आपकी बॉडीज के साथ भी नीचे तक आती है और वो हाथ से आगे की तरफ पतली रहती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। विच इज अ हाई नेकलाइन दैट कट्स स्ट्रेट अक्रॉस द कॉलर बोन। वह ऊंची नेकलाइन कौन सी है जो सीधा कॉलर बोन के पार होकर कटती है? बहुत ही कॉमन स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा नोन स्टाइल है अब के टाइम में। ज्वेल, बोट नेक, स्कूप या काउ नेक। तो हाई नेक हो मतलब गला हमारा छोटा हुआ ऊपर की तरफ और स्ट्रेट हमारे कॉलर बोन की तरफ, कौन सी जाती है? बोट नेक। बी इसका आंसर है सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द बस्ट इज। बस्ट पर सबसे ऊंचा पॉइंट क्या कहलाता है? प्लीट, डार्ट, एपेक्स या गॉर्ज पॉइंट। सो ये क्या कहलाता है? एपेक्स पॉइंट। 141 क्वेश्चन। इन विच पैटर्न। तो यहाँ पर है हमारा कि उसमें ब्लॉक पैटर्न कहते हैं इसको, कंप्यूटराइज्ड पैटर्न कहते हैं, ग्रेडेड पैटर्न कहते हैं या कमर्शियल पैटर्न कहते हैं, जिसके अंदर कोई सीम नहीं होती, कोई हेम नहीं होती, कोई इनलेज नहीं ऐड करते। तो ऐसे जो भी हमारा ऐसा वाला पैटर्न होता है उसको हम ब्लॉक पैटर्न कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटराइज पैटर्न के अंदर भी हम सीम अलाउंस देते हैं, ठीक है, और ग्रेडेड के अंदर भी हम कंप्लीट ग्रेड्स देते हैं, ग्रेड लाइंस, इनले, हैम्स। कमर्शियल पेपर पैटर्न में तो हम कंप्लीट उसका डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी स्पेक्स शीट भी कंप्लीट उसमें दी होती है, स्टिचिंग लाइन, कटिंग लाइन, सब कुछ। 142 क्वेश्चन। विच फैब्रिक रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड मच मॉइस्चर। कौन से कपड़े के लिए उच्च तापमान और अधिक नमी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वूल, ऊन, सिल्क, लिनन या पॉलिएस्टर। तो हाई टेम्परेचर और ज़्यादा मॉइस्चर लिनन के लिए। अगला क्वेश्चन है 143। What is the use of tailor's ham in pressing technology? दाब प्रौद्योगिकी में टेलर की हैम का क्या प्रयोग होता है? यूज ऑफ प्रेसिंग द फ्लैट पैटर्न, समतल पैटर्न को दबाने के काम आता है। प्रेस कर्व्ड सीम एंड शेप्ड एरिया ओवर अ प्रेसिंग हैम, रोल और कुशन। एक प्रेसिंग हैम, रोल या कुशन के ऊपर घुमावदार सीम और आखिरी एरिया दबाता है।
यूज्ड टू द कटिंग ऑफ फैब्रिक मटेरियल, कपड़े को काटने के लिए प्रयुक्त होता है, या फिर यूज टू कटिंग द पैटर्न, पैटर्न को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर इन्होंने हमसे क्या चीज कही है कि जो हमारा टेलर्स का हेम होता है उसको हम प्रेसिंग टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं कर्व्ड सीम्स को और उन एरियाज को जो हमें हमारे शेप जिसके अंदर हमें शेप चाहिए होती है, प्रेसिंग हेम से रोल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, घुमावदार सीमाओं को इजीली तरीके से, अच्छी तरीके से उससे टेलर्स हेम से हम प्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। कैप्री इज अ टाइप ऑफ, कैप्री डैश का एक प्रकार होती है, पैंट्स, शर्ट, फुटवेयर या इनरवियर। तो कैप्री क्या होती है, जो हमारी नीज तक की लेंथ की या काफ लेंथ तक की पैंट्स होती हैं, ये पैंट का ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन लेंगे, जो क्यूलट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, टॉप्स, ट्राउजर, फुटवेयर या नन ऑफ दिस। तो क्यूलट्स क्या चीज होती हैं, ये भी हमारे ट्राउजर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा क्रॉच एरिया स्टिच्ड होता है और वो रैप्ड एक स्कर्ट की तरह विजिबल होता है। लास्ट भी हमने अपने कुछ एक पार्ट्स में क्यूलट्स के बारे में क्वेश्चंस किए थे। 45 डिग्री फोल्ड लाइन इज कॉल्ड, जो 45 डिग्री की फोल्ड लाइन होती है क्या कहलाती है, ट्रू बायस, स्ट्रेट ऑफ ग्रेन्स, फिलिंग यार्न या ब्लॉकिंग। तो ये क्या कहलाती है, ट्रू बायस। जो हमारी 45 डिग्री हमारी तिरछा जो हमारा कपड़ा होता है उसको ट्रू बायस बोलते हैं, जिससे हम फेसिंग भी लगाते हैं। 147 क्वेश्चन, विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, मानव शरीर के भागों को मापने के काम क्या आता है, आर्म होल कर्व, टेप मेजर, रूलर या यार्ड स्टिच। तो हमें पता है टेप मेजर या मेजरिंग टेप से हम क्या कर सकते हैं, मानव के शरीर को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज पास्ड इन, औद्योगिक विवाद अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो किस में किया गया था हमारा ये, 1947 के अंदर। 1947 में इस जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर क्या था कि ये एक्ट ना पूरे के पूरे इंडिया पे लागू कर दिया गया था, और ये एक्ट रेगुलेट किया गया था लेबर लॉ के अंदर इंडिया में, ठीक है, क्योंकि सारी लेबर हमारे इंडस्ट्रियल्स में है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में 1947 में ये एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन, पहला कारखाना अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो वो हमारा किया गया था 1881 में। ये थे आज के हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। होपफुली आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिले और इंटरेक्शन सेशंस में मिले, जहां पर आप अपनी क्वेरीज इजीली हमसे पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।